मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली की तरह आज मैं फिर आपके लिए बिहार सचिवालय प्रीलिम्स का मॉडल सेट प्रैक्टिस लाया हूं, जो कि डेली दोपहर 12 बजे चलता है और इसमें 75 क्वेश्चन का डिस्कशन आपको किया जाता है, जिसमें 50 जीके का क्वेश्चन रहते हैं और 25 साइंस का क्वेश्चन रहते हैं। और टोटल सेट की बात करें तो इसमें 150 क्वेश्चन रहता है, 50 आपको रीजनिंग और 25 मैथ। और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है और 1/4 इसका नेगेटिव होता है। इस 150 क्वेश्चन में अगर आपका 110 प्लस क्वेश्चन सही आ रहा है नेगेटिव काट कर, तो आपके रिजल्ट होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। अगर उससे कम आपका नंबर आ रहा है तो रिजल्ट में थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए आप ऐसा तैयारी करें कि 110 प्लस नंबर हर संभव प्रयास करें कि मेरा रहे। और इसका एग्ज़ाम संभव तो आपको अक्टूबर के फर्स्ट वीक में होने की संभावना है। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक इस सीरीज से नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द जुड़ जाएं और सेट को बनाएं। और सेट में आपका कितना नंबर आ रहा है कमेंट बॉक्स में इस बात को ज़रूर बताएं। इससे आपको पता चलेगा कि कौन सा स्टूडेंट के कितना नंबर आ रहा है। तो मैं आशा करता हूं कि मेरे बातों को आप फॉलो करते होंगे। और इसमें चारों ऑप्शन का डिस्कशन हर संभव प्रयास किया जाता है बताने का, और बताया भी जाता है। तो मेरा वीडियो थोड़ा सा लंबा होता है, लेकिन आपको चारों ऑप्शन का डिस्कशन मिलेगा। और चारों ऑप्शन का आप डिस्कशन करेंगे तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी होगी। जो भी क्वेश्चन अगले सेट में छूटने वाला होगा उसका आप डिस्कशन पहले ही कर चुके होंगे, तो वो क्वेश्चन आपसे गलत होने की संभावना नहीं है। तो सेट बनाए तो उसका डिस्कशन सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उसका डिस्कशन करना। डिस्कशन करने से आपकी कमियां दूर होती है, जो गलती करते हैं वो कमी आपको दूर होते जाएगी। और एक दिन ऐसा होगा कि वो कमियां काफ़ी ही खत्म हो जाएगा और उसके बाद आपका रिजल्ट होने लगेगा। तो तैयारी ऐसे ही किया जाता है। जो भी स्टूडेंट नौकरी करता है आप उससे सलाह जरूर लेंगे कि वो कैसे पढ़ा था। डिस्कशन करके ही और रिवीजन करके पढ़ा होगा तभी उसको नौकरी मिलती है। तो आप अच्छे से तैयारी करें, आप जरूर सफल होंगे। अगर इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम मिशन जीएस एकेडमी पटना से चलता है, उसे आप ज्वाइन कर लें। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाता है। और सुबह में मैं 40 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज डेली मंडे टू सैटरडे लेता हूं, उसमें चारों ऑप्शन का डिस्कशन किया जाता है। उसमें अभी तक मैंने 99 वीडियो यानी कि 99 वीडियो अपलोड कर दिया है और उसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में उपलब्ध है, वहां से आप डाउनलोड कर लें। वो भी चारों ऑप्शन का डिस्कशन किया जाता है। वहाँ चारों ऑप्शन के डिस्कशन के टोटल मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 16,000 क्वेश्चन के आसपास में आपको डिस्कशन करा दिया गया है। जो स्टूडेंट उस सीरीज से नहीं जुड़े हैं तो आप जल्द से जल्द जुड़े। और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि और भी स्टूडेंट को इससे फ़ायदा मिले। तो चलिए मैं इसी के साथ आज का सेशन का शुरुआत करता हूँ। आज का पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध में रहने वाले के लिए 21 जून वर्ष का सबसे लंबा दिन है और दक्षिणी गोलार्ध में रहने वाले के लिए वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा है। तो उत्तरी गोलार्ध में आपको क्वेश्चन में ही दिया गया है 21 जून को, और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा दिन होगा। तो ऑप्शन है 21 मार्च को, ऑप्शन बी 23 सितंबर को, और ऑप्शन सी 22 दिसंबर को, और ऑप्शन डी 21 जून को। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा और रात छोटी होती है, जिसे मकर संक्रांति भी कहते हैं। और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा और रात सबसे छोटा होता है, जिसे कर्क संक्रांति कहते हैं। 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है और रात लंबी होती है। नॉर्वे में मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है। और 21 मार्च और 23 सितंबर की बात करें तो पूरे विश्व में दिन रात बराबर आपको 21 मार्च और 23 सितंबर को होते हैं। 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 दो, निम्नलिखित में से किस एक देश के साथ भारत में सर्वाधिक लंबी सीमा लगी है। तो भारत की सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा लगी है, इस बात को पूछा गया है। तो भारत के सबसे ज़्यादा ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी चाइना और ऑप्शन डी नेपाल। तो भारत के सबसे ज़्यादा सीमा आपको बांग्लादेश से लगा है, 4096.6 सीमा इसकी लगी है। और दूसरे स्थान पर आपको चाइना का सीमा लगा है 3488 किलोमीटर। और तीसरे स्थान पर आपको पाकिस्तान का सीमा लगा है और चौथे स्थान पर नेपाल का सीमा लगा है। तो ये सारे चीज़ आप अच्छे से याद रखेंगे। भारत की स्थलीय सीमा 7 पड़ोसी देशों के साथ लगता है। और भारत के सबसे छोटी स्थलीय सीमा की बात करेंगे तो अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर का लगता है। क्वेश्चन नंबर 3, लिब्राहम आयोग निम्नलिखित में से किस एक से संबंध था। ऑप्शन ए सिख विरोधी दंगे, ऑप्शन बी बाबरी मस्जिद को गिराया जाना, ऑप्शन सी गोधरा घटना,
ऑप्शन सी डी मुंबई के सांप्रदायिक दंगे। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, बाबरी मस्जिद का गिराया जाना। लिब्राहम आयोग बाबरी मस्जिद से संबंधित जांच आयोग है। 6 दिसंबर 1922 को बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करा दिया गया था। साहा आयोग की बात करें तो साहा आयोग आपको भारत सरकार के द्वारा गठित 1977 में आपातकाल के दौरान ज्यादतियों की जांच के लिए किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, वे किस राजवंश से संबंधित थे? ऑप्शन ए सोमवंशी राजवंश, ऑप्शन बी पूर्वी गंग राजवंश, ऑप्शन सी सूर्यवंशी गजपति राजवंश और ऑप्शन डी भाई राजवंश। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि पूर्वी गंग वंश के शासनकाल में बनवाया गया था। कोणार्क के सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था और पूर्वी गंग वंश थे। खुजराहो और कंदरिया के महादेव मंदिर चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। पुरी के जगन्नाथ मंदिर गंग देव द्वारा बनवाया गया था और कांचीपुरम का मंदिर पल्लव राजा के द्वारा बनवाया गया था। कोणार्क के मंदिर के और खुजराहो के मंदिर के दीवार पर अश्लीलता का चित्रण भी मिलता है, अश्लीलता। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन भारत का एक उच्चतम पर्वत शिखर है? तो भारत का सबसे उच्चतम पर्वत की बात कर रहा है, तो ऑप्शन ए नंदा देवी, ऑप्शन बी कंचनजंगा, ऑप्शन सी गार्डविन ऑस्टिन और ऑप्शन डी नंगा पर्वत। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी होगा, यानी कि गार्डविन ऑस्टिन। गार्डविन ऑस्टिन की ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई 8611 किलोमीटर 11 मीटर है और कंचनजंगा की बात करें तो इसकी ऊंचाई आपको 8586 किलोमीटर है। नंगा पर्वत आपको उत्तराखंड में है, सॉरी नंदा देवी उत्तराखंड में है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमेलित है, यानी कि सही है? ऑप्शन ए कह रहा है म्यांमार की मुद्रा बहत, ऑप्शन बी थाईलैंड की मुद्रा क्यात, ऑप्शन सी कंबोडिया की मुद्रा रियल और ऑप्शन डी वियतनाम की मुद्रा रुपया। तो इसमें कौन सा सही है, इस बात को पूछा गया, तो इसका सही आंसर आपको ऑप्शन सी होगा, यानी कि कंबोडिया का मुद्रा जो है वो रियल है और म्यांमार का मुद्रा क्यात है, थाईलैंड की मुद्रा बहत है और वियतनाम की मुद्रा डोंग है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत और श्रीलंका के कौन सा जलमार्ग अलग करता है? भारत और श्रीलंका को कौन सा मार्ग अलग करता है, इस बात को पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए 8 डिग्री चैनल, ऑप्शन बी पाक जलडमरू, ऑप्शन सी 10 डिग्री चैनल और ऑप्शन डी अंडमान निकोबार अंडमान सागर। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी होगा, पाक जलडमरू के द्वारा अलग होता है। 8 डिग्री चैनल की बात करें तो मालदीव और मिनिकॉय के मध्य में 8 डिग्री चैनल है। 9 डिग्री चैनल की बात करें तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य में 9 डिग्री चैनल है और 10 डिग्री चैनल की बात करें तो छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य में 10 डिग्री चैनल है। दक्कन पास दक्षिणी अंडमान एवं लघु अंडमान को अलग करता है और ग्रेट चैनल जो है सुमात्रा को इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य में स्थित है। तो ये सारे चीज़ को आप अच्छे से याद रखेंगे, आपके एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन एक लौह एवं इस्पात संयंत्र ब्रिटिश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन ए भिलाई, ऑप्शन बी राउरकेला, ऑप्शन सी बोकारो और ऑप्शन डी दुर्गापुर। तो ब्रिटिश की सहायता से यहाँ पर पूछा गया, तो दुर्गापुर की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के काल में किया गया था। वही भिलाई की बात करें तो भिलाई आपको छत्तीसगढ़ में रूस के सहायता से इसकी स्थापना की गई थी और राउरकेला जो है आपको उड़ीसा में पड़ता है, इसको पश्चिमी जर्मनी की सहायता से इसका स्थापना किया गया था। और भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर ये दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात है और बोकारो की बात करें तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात है जो कि रूस की सहायता से इसकी स्थापना 1964 में किया गया था और बोकारो आपको झारखंड में पड़ता है। तो ये सारे चीज़ को आप अच्छे से याद रखेंगे, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध को में बांटता है? ऑप्शन ए भूमध्य रेखा, ऑप्शन बी कर्क रेखा, ऑप्शन सी मकर रेखा और ऑप्शन डी आर्कटिक वृत्त रेखा। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि कर्क रेखा बांटता है। कर्क रेखा भारत के उत्तर और दक्षिण के भाग में बांटता है और ये 8 राज्यों से होकर गुजरता है। जो 8 राज्य निम्न है मैं उसे क्रम से आपको बता रहा हूँ पश्चिम से पूरब की तरफ। तो पहला गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़,
झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। सबसे पूरब में मिजोरम और सबसे पश्चिम में आपको गुजरात होगा। तो ये चीज़ भी आप अच्छे से याद रखेंगे। भारतीय मानक समय की बात करेंगे तो भारतीय मानक समय यानी SIST रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि किस राज्य से नहीं गुजरता है, तो आपको अच्छे से पांचों राज्य के नाम याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का सबसे पुराना तेल शोधक है? ऑप्शन ए हल्दिया, ऑप्शन बी कोयली, ऑप्शन सी डिगबोई और ऑप्शन डी मथुरा। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, डिगबोई, जिसकी स्थापना असम में 1901 में किया गया था। मथुरा तेल शोधक कारखाना उत्तर प्रदेश में, ट्राम्बे तेल शोधक कारखाना मुंबई में है और हल्दिया आपको बात करें तो पश्चिम बंगाल में है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सुलह ए कुल की नीति लागू किया था? सुलह ए कुल की नीति लागू कौन सा मुगल सम्राट के द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर और ऑप्शन डी शाहजहां। तो किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर अकबर के द्वारा किया गया था सुलह ए कुल की नीति लागू। अकबर के जन्म की बात करें तो 1542 में उनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर को और दीन इलाही सल्तनत की शुरुआत अकबर के द्वारा ही की गई थी। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को हुआ था। बाबर ने भारत पर 5 आक्रमण किया था। बाबर प्रथम बार पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। हुमायूं की मकबरा दिल्ली में जो कि हाजी बेगम ने बनवाया है। शाहजहां ने आगरा का ताजमहल का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 12, बिहार में ऑपरेशन धनवंतरी किस क्षेत्र के सुधार के लिए चलाया गया है? ऑपरेशन धनवंतरी नकली औषधियों के व्यापार पर नियंत्रण हेतु, भूमि सुधार कार्यक्रम के तीव्र गति से लागू, ऑप्शन सी पर्यावरण और वित्तीय संस्थाओं के द्वारा संरक्षित वनों की अवैध लकड़ी की कटाई पर रोक और ऑप्शन डी कह रहा है राज्य के अपराधियों के उन्मूलन हेतु संचालित अभियान। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए होगा। आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, मलिक कफूर किसका जनरल था? मलिक कफूर जो था किसका जनरल था, इस बात को पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए बलवन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक और ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी के जनरल था। बाजार नियंत्रण की प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने ही चालू किया था। मलिक कफूर को हजार दिनार भी के नाम से भी जाना जाता है। मलिक कफूर एक हिजड़ा था जिसे गुजरात अभियान के दौरान खरीदा गया था। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मलिक कफूर को किस उपलक्ष्य में खरीदा गया था? तो गुजरात के अभियान के उपलक्ष्य में। मलिक कफूर अलाउद्दीन का सबसे सफल सेनापति था और 1333 में वो भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में रहला पुस्तक नाम में उसका विवरण है। फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो नहरों का सबसे ज़्यादा जाल फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था और बलवन ने अपनी पुत्री की शादी नासिरुद्दीन मोहम्मद से की थी, जिन्होंने अपना जीवन यापन टोपी सीकर करता था। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर भारतीय मंदिर का स्थापत्य का विशेषता नहीं है? देखिए क्वेश्चन में नहीं की बात कह रहा है। तो ऑप्शन ए शिखर, ऑप्शन बी गर्भगृह, ऑप्शन सी गोपुरम और ऑप्शन डी पद प्रशिक्षण। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि गोपुरम। गोपुरम उत्तर भारत के मंदिर स्थापत्य का विशेषता नहीं है। द्रविड़ शैली की बात करें तो दक्षिण भारतीय हिंदू स्थापत्य कला की शैली है। बेसर शैली की बात करें तो भारत के हिंदू और मंदिरों के स्थापत्य कला की शैली है और नागर शैली का प्रचलन विंध्य के पहाड़ों के बीच के क्षेत्र में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, होयसल की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? ऑप्शन ए मान्यखेत, ऑप्शन बी द्वार समुद्रम, ऑप्शन सी सोमनाथपुर और ऑप्शन डी बदामी। तो होयसल की राजधानी आपको ऑप्शन बी द्वार समुद्रम थी। होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी। होयसल वंश का अंतिम शासक की बात करें तो बीरबल्लाल तृतीय था, जिसे मलिक कफूर ने हराया था।
राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक की बात करें तो दंती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे और उनकी राजधानी मान्यखेत थी। और चालुक्य यानी बादामी राजवंश के संस्थापक जय सिंह प्रथम था, जिसकी राजधानी वातापी थी। तो ये सारी चीज़ को आप अच्छे से याद रखेंगे। दक्षिण भारत के प्राचीन से क्वेश्चन है और वहाँ से कुछ भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे कांग्रेस का नरम दलीय नेता बताया गया। कांग्रेस का नरम दलीय नेता की बात कह रहा है। ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी बिपिन चंद्रपाल, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय और ऑप्शन डी अरविंद घोष। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के नरम दलीय का नेता थे, जबकि लाला लाजपत राय, अरविंद घोष, बिपिन चंद्रपाल ये सब गर्म दल के नेता थे। गोपाल कृष्ण गोखले भारत के एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे और समाज सेवक भी थे। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के गुरु भी थे और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु आपको एमजी रानाडे थे। गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के अध्यक्ष 1905 में बनारस में बने थे। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के स्वतंत्रता के संघर्ष में निम्नलिखित में से कौन सा घटना सबसे पहले हुआ है। ऑप्शन ए साइमन कमीशन, ऑप्शन बी कांग्रेस का नया अधिवेशन, कांग्रेस का गया अधिवेशन, ऑप्शन सी कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन और ऑप्शन सी गांधी इरविन समझौता। तो स्वतंत्रता के संघर्ष के बाद इस बात को पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि कांग्रेस के गया में जो अधिवेशन हुआ था आपको 1922 में हुआ था। चित्तरंजन दास इसकी अध्यक्षता किया था। गांधी इरविन समझौता की बात करें तो 1931 में 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, जिसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। साइमन कमीशन की बात करें तो साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। साइमन कमीशन 1928। और कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन की बात करें तो कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन आपको 1939 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। 1912 में कांग्रेस के अधिवेशन में बिहार के बांकीपुर यानी पटना में हुआ था, जिसके अध्यक्ष RN माडोलकर भी था। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, आज़ाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट रानी झांसी की रेजिमेंट किसके कमांड में थी। ऑप्शन ए उषा मेहता, ऑप्शन बी एनी मैक्सरिन और ऑप्शन डी अरुणा आशफल्ली और ऑप्शन डी लक्ष्मी सहगल। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि लक्ष्मी सहगल। सुभाष चंद्र बोस 1943 में आज़ाद हिंद फौज की सर्वोच्च सेनापति बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 19, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस स्थल पर प्राचीन गोदीवाड़ा डॉकयार्ड था। प्राचीन गोदीवाड़ा डॉकयार्ड। ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी रंगपुर और ऑप्शन डी हड़प्पा। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि हड़प्पा। लोथल यह वर्तमान समय में गुजरात के भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यह एक बंदरगाह स्थल है जहां एक बहुत ही बड़ा पोताश्रय डॉकयार्ड भी अवशेष मिला है। कालीबंगा की बात करें तो ये राजस्थान में है, यहाँ से जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। रंगपुर की बात करें तो रंगपुर आपको हरियाणा में, जहाँ से चावल का साक्ष्य मिला है। क्वेश्चन नंबर 20, वल्लभाचार्य ने किस दार्शनिक विचारधारा की स्थापना किया था। वल्लभाचार्य। ऑप्शन ए महाराष्ट्र के धर्म, ऑप्शन बी शुद्ध दैता, ऑप्शन बी अनेकतावाद और ऑप्शन डी विशिष्ट दैता। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, शुद्ध दैता। शंकराचार्य अद्वैतवाद से हैं, निम्बकाचार्य दैतवाद से हैं और माधवाचार्य दैतवाद से हैं और वल्लभाचार्य शुद्ध दैतादैत और रामानुजाचार्य विशिष्ट दैतादैत। तो इस सारे चीज़ को आप अच्छे से याद रखेंगे। आपके एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चे कन्फ्यूजन में गलती करके आते हैं। तो आपको एक काम नहीं करना है, आपको सही आंसर दे के आना है और बच्चे से आगे स्कोर करना है। क्वेश्चन नंबर 21, कारकोट वंश की स्थापना किसने किया था। कारकोट वंश। ऑप्शन ए ललितादित्य, ऑप्शन बी दुर्लभ वर्धन, ऑप्शन सी अवंती वर्मन और ऑप्शन डी पुष्य वर्मन। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, दुर्लभ वर्मन। कारकोट वंश की स्थापना दुर्लभ वर्मन। कारकोट वंश कश्मीर का एक राजवंश था, जिसे गोनंद वंश के पश्चात कश्मीर पर अपना स्थापित किया था। ललितादित्य मुक्तापिंड कश्मीर के मार्तंड मंदिर और सूर्य मंदिर का निर्माण किया था। उत्पल वंश के संस्थापक अवंती वर्मन हैं और
लोहार वंश के संस्थापक संग्राम राज था। क्वेश्चन नंबर 22, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में सैयद वंश के संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए खिज्र खां, ऑप्शन बी मुबारक शाह, ऑप्शन सी महमूद शाह और ऑप्शन डी अलाउद्दीन आलम शाह। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां था। खिज्र खां को तैमूर लंग का सेनापति था, जो भारत लौटते समय तैमूर लंग ने खिज्र खां को मुल्तान और लाहौर के दीपालपुर प्रभारी नियुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम विधि मंत्री था? तो ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ऑप्शन डी टी कृष्णमाचारी। तो भारत के प्रथम विधि मंत्री आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू आपको प्रधानमंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 24, संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय आवंटन निम्नलिखित में से किस एक के सिफारिश के आधार पर होता है? संघ एवं राज्यों, ऑप्शन ए राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर राज्य परिषद, ऑप्शन सी योजना आयोग और ऑप्शन डी वित्त आयोग। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि वित्त आयोग। वित्त आयोग की बात अनुच्छेद 280 में कहा गया है और वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था। योजना आयोग की स्थापना 1950 में किया गया था और योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। यह गैर संवैधानिक संस्था है। अब योजना आयोग की जगह पर ही नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया है। राष्ट्रीय विकास परिषद की बात करें तो 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान के किस भाग में नागरिकता का विवरण मिलता है? तो ऑप्शन ए भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि भाग 2 में नागरिकता है। 5 से 11 अनुच्छेद नागरिकता की बात कही गई है। वही भाग 3 की बात करें तो भाग 3 में मौलिक अधिकार का बात कहा गया, जो कि 12 से 35 अनुच्छेद तक मौलिक अधिकार की बात कहा गया है। वही भाग 4 की बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात कही गई, जिसमें 36 से 51 तक अनुच्छेद का बात कहा गया है और इसमें 12 से 35 तक बात कहा गया भाग 3 में। और भाग 1 में राज्यों का संघ है, जो 1 से लेकर 4 तक बात कही गई है। तो इस सारे चीज़ को आप अच्छे से याद रखेंगे। आपकी एग्जाम में अनुच्छेद प्लस भाग दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्य के मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि केवल एक सही है और बाकी 2 गलत है। किसी भी राज्य के मुख्य सचिव के उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है, यह सही कथन है। क्वेश्चन नंबर 27, विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विज्ञान दिवस 16 नवंबर को, 11 नवंबर को, 17 नवंबर को और 10 नवंबर को। विश्व विज्ञान दिवस आपको 10 नवंबर को मनाया जाता है और विज्ञान दिवस खाली पूछेगा तो 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो ये चीज़ आप दोनों याद रखेंगे, विश्व और विज्ञान दोनों में काफ़ी अंतर है। क्वेश्चन नंबर 28, कुशल स्थानीय स्वायत्त शासन के लिए विख्यात दक्षिण भारत का राजवंश कौन था? ऑप्शन ए पल्लव, ऑप्शन बी चोल, ऑप्शन सी वाकाटक और ऑप्शन डी राष्ट्रकूट। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, चोल वंश। पल्लव वंश के संस्थापक श्री विष्णु था और राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग था और चोल वंश के संस्थापक विजयालय था। क्वेश्चन नंबर 29, पृथ्वी राज रासों के लेखक कौन है? पृथ्वी राज रासों के लेखक कौन है? ऑप्शन ए जगनिक द्वारा, ऑप्शन बी विद्याधर द्वारा, ऑप्शन सी चंद्रवदाई द्वारा और ऑप्शन डी हेमचंद्र के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी चंद्रवदाई के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30, हड़प्पा स्थित है सिंधु नदी पर, ऑप्शन बी रावी नदी पर, ऑप्शन सी झेलम नदी पर और ऑप्शन डी सरस्वती नदी पर। तो सिंधु आपको ऑप्शन बी हड़प्पा आपको रावी नदी के किनारे स्थित है।
सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है। झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। काली मिट्टी भारत के किस प्रदेश में मिलती है? यहाँ पर पूछा गया किस प्रदेश में मिलती है, ये नहीं क्वेश्चन में पूछा गया कि काली मिट्टी भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा होती है। तो इस पर दोनों पर क्वेश्चन के लैंग्वेज पर ध्यान देना है। तो महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में और ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी में। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में सभी पे मिलता है। और ऐसे पूछा जाएगा काली मिट्टी भारत के महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा गुजरात में पाई जाती है। काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। मिट्टी में कपास की खेती होती है काली में। मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टान से हुई है और मिट्टी में नमी का धारण क्षमता अधिक होता है। मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। तो ये सब चीज आप अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, पहला परमाणु बम गिराया गया था। ऑप्शन ए नागासाकी पर, ऑप्शन बी टोक्यो पर, ऑप्शन सी याकोमा पर और ऑप्शन डी हिरोशिमा पर। तो पहला जो बम गिरा था आपको ऑप्शन डी हिरोशिमा पर गिरा था, जो कि 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। और दूसरा 9 अगस्त 1945 को आपको नागासाकी पर गिराया गया था। तो दोनों डेट को आप अच्छे से याद रखेंगे। परमाणु संरचना का सिद्धांत जॉर्ज डाल्टन ने दिया था। परमाणु विखंडन का सिद्धांत पूछेगा तो आपको ऑटो हन के द्वारा दी गई थी। और परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 33, भारत गणतंत्र बना। ऑप्शन ए 1946, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1949 और ऑप्शन डी 1950। तो भारत गणतंत्र आपको 26 जनवरी 1950 को बना था। 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत का संविधान भी लागू हुआ। इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया। और 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता मिली थी। और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान का अंगीकार किया गया था। और कैबिनेट मिशन की योजना के तहत 1946 में भारतीय संविधान का निर्माण भी प्रारंभ हुआ था। तो ये सारी डेट को आप अच्छे से याद रखेंगे, आपके एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, भारत छोड़ो आंदोलन का वर्ष है। 1922, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1942 और ऑप्शन डी 1947। मत चला 1942। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922। आरबीआई की स्थापना 1935 और भारत स्वतंत्र हुआ था 1947 को 15 अगस्त। मेगा अस्तनिज भारत आया था। ऑप्शन ए अशोक के शासनकाल में, ऑप्शन बी बिंदुसार के शासनकाल में, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में और ऑप्शन डी कनिष्क के शासनकाल में। तो मेगा अस्तनिज किसके शासनकाल में आया था? तो ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगा अस्तनिज आया था राजदूत बनके। इन्होंने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगनी समाज एवं सांस्कृतिक विषय लिखी थी। मेगा अस्तनिज ने मौर्य नगर प्रशासन पर सर्वाधिक जानकारी दी थी। इंडिका नामक पुस्तक मेगा अस्तनिज के द्वारा ही लिखा गया था। अशोक ने सांची के स्तूप बनवाया था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार था। क्वेश्चन नंबर 36, कालीबंगा स्थित है। ऑप्शन ए गुजरात में, ऑप्शन बी पंजाब में, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी हरियाणा। तो कालीबंगा आपको राजस्थान में है, जहाँ से जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। लोथल गुजरात में है और हरियाणा में आपको हरियाणा के हिसार जिला में राखी गढ़ी है, जो भारत का सबसे बड़ा स्थल है। क्वेश्चन नंबर 37, दक्षिण भारत के सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध भाषा है। ऑप्शन ए तमिल, ऑप्शन बी तेलुगु, ऑप्शन सी कन्नड़ और ऑप्शन डी मलयालम। तो दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध भाषा आपको कौन सा है, इस क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए तमिल। केरल में मलयालम बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? तो ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी लाल मिट्टी, ऑप्शन सी चिकनी मिट्टी और ऑप्शन डी रेतीली मिट्टी। तो कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी आपको काली मिट्टी है, जो कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी होता है।
क्वेश्चन नंबर 39, बृहत संहिता के रचयिता कौन थे? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन सी वारामहिर और ऑप्शन डी उपरोक्त में कोई नहीं। तो बृहत संहिता के रचयिता की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी वारामहिर था। आर्यभट्ट चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में शामिल नहीं थे। ब्रह्मगुप्त को भारत का न्यूटन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए अरब सागर में, ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन सी हिंद महासागर में और ऑप्शन डी उपयुक्त में कोई नहीं। तो लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन ए यानी कि अरब सागर में लक्षद्वीप है। हिंद महासागर के उत्तरी भाग प्रायद्वीपीय भारत के दो भागों में अरब सागर और बंगाल के खाड़ी में बटा हुआ है। अरब सागर में द्वीपों की संख्या जिसमें कुल 36 द्वीप हैं तथा इनकी उत्पत्ति प्रवाल भित्ति से हुई है और बंगाल के खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल के खाड़ी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 41, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? तो जलवायु में पूछा है 10वां स्थान, 9वां स्थान, 76वां स्थान और 84वां स्थान। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा 10वां स्थान। क्वेश्चन नंबर 42, आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश के द्वारा किया जाएगा यानी किया गया? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी वेस्ट इंडीज और ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा यानी कि वेस्ट इंडीज के द्वारा किया गया आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का मेजबानी। क्वेश्चन नंबर 43, राष्ट्रीय बालिका दिवस 2021 के अवसर पर किस राज्य ने एक छात्र सृष्टि गोस्वामी को एक दिन के लिए राज्य के मुख्यमंत्री बनाया था? तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा यानी कि उत्तराखंड के लिए एक दिन की मुख्यमंत्री बनाया गया था सृष्टि गोस्वामी को। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की बात करें तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आपको पुष्कर सिंह धामी है और वहाँ के राज्यपाल की बात करें तो गुरमीत सिंह वहाँ के राज्यपाल हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और मुख्यमंत्री आपको आदित्यनाथ योगी हैं। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की बात करें तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और वहाँ के राज्यपाल जगदीश जो धनखड़ है। वर्तमान में उपराष्ट्रपति की उम्मीदवार भी जगदीश धनखड़ को बनाया गया है एनडीए की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 44, पेरियार बांध मुल्ला पेरियार बांध पेरियार नदी के केरल पर स्थित है। इस बांध की सुरक्षा को लेकर किन दो राज्यों में विवाद है? ऑप्शन ए केरल और कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, केरल और तमिलनाडु के बीच यह विवाद है। पेरियार बांध पेरियार नदी पर है जो कि केरल में पड़ता है। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर ही अवस्थित है। कावेरी नदी विवाद मुख्यतः कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। क्वेश्चन नंबर 45, जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? जंगली जानवर को ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी यूक्रेन, ऑप्शन सी इक्वाडोर और ऑप्शन डी फ्रांस। तो जब इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा यानी कि इक्वाडोर। क्वेश्चन नंबर 46, किस शहर में 22 से 26 दिसंबर 2021 तक अंतर्राष्ट्रीय वन मेला आयोजित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय वन मेला ऑप्शन ए इंदौर में, ऑप्शन बी भोपाल में, ऑप्शन सी कोची में और ऑप्शन डी सूरत में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी भोपाल में। भारत का सबसे स्वच्छ शहर आपको इंदौर को माना जाता है। ये चौथी बार इसको स्वच्छता में प्रथम स्थान मिला है। इंदौर में भी सबसे ज़्यादा आपको सोयाबीन भी होता है। क्वेश्चन नंबर 47, किस देश ने दुनिया का पहला जलवायु परिवर्तन कानून पेश किया है? दुनिया का पहला जलवायु परिवर्तन कानून पेश किया है। ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी डेनमार्क, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड और ऑप्शन डी फ्रांस। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा यानी कि न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 48,
राष्ट्रीय कला उत्सव 2022 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? राष्ट्रीय कला उत्सव, ऑप्शन ए पर्यटन मंत्रालय, ऑप्शन बी सांस्कृतिक मंत्रालय, ऑप्शन सी शिक्षा मंत्रालय और ऑप्शन डी युवा मामले मंत्रालय। तो राष्ट्रीय कला उत्सव किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन सी यानी कि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। अभी वर्तमान में शिक्षा मंत्री की बात करें तो शिक्षा मंत्री आपको धर्मेंद्र प्रधान है। क्वेश्चन नंबर 49, 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ होगा? 19वां G20 शिखर सम्मेलन का 24वां आयोजन कहाँ पर होगा 2024 में? इस बात को पूछा गया है। तो ऑप्शन ए ब्राजील में, ऑप्शन बी भारत में, ऑप्शन सी चीन में और ऑप्शन डी इंडोनेशिया में। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि ब्राजील में 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, सबसे अधिक रामसर साइट 175 वाला देश कौन सा बना है? सबसे ज़्यादा रामसर साइट, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम और ऑप्शन डी रूस। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि यूनाइटेड किंगडम सबसे ज़्यादा रामसर साइट वाला है और भारत में आपको 52 रामसर साइट है। तो इस तरह 50 क्वेश्चन जो था जीके का क्वेश्चन उसका डिस्कशन किया गया। अब यहाँ से आप 51 से क्वेश्चन जो 75 तक है आपके साइंस के क्वेश्चन है। आइए अब साइंस के क्वेश्चन को यहाँ से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का समृद्ध स्रोत है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी लिपिड, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट और ऑप्शन डी विटामिन। तो सबसे ज़्यादा समृद्ध कौन है, इस बात को पूछा गया। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी लिपिड समृद्ध होता है। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का संयुग से बना होता है। प्रति यूनिट वसा में सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। मानव शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा आपको कार्बोहाइड्रेट से ही प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 52, मानव शरीर में ग्रीवा कशेरुकों की संख्या कितनी होती है? इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखेंगे, काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 12। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 7। ग्रीवा कशेरुक की संख्या 7 होता है। ग्रीवा कशेरुक में जिसे ग्रीवा रीढ़ भी कहा जाता है। आमतौर पर गर्दन शरीर के कंकाल और प्रणाली का एक संरचना है जो कि 7 अनियमित आकार की हड्डियों से बना है। और मेरुदंड, रीढ़ या कशेरुक दंड अनेक छोटी अस्थियों से निर्मित होता है, कशेरुक कहलाती है। और इसकी कुल संख्या 26 होती है, जिसमें 33 प्रारंभ में 33 होती थी, जो गर्दन में 7 और पृष्ठीय वक्षीय में 12 और कीट में 5। क्वेश्चन नंबर 53, कपड़ा फैक्ट्रियों में काम करने वाले व्यक्ति को कौन सी रोग होता है, व्यावसायिक बीमारी प्रभावित हो जाता है? एस्बेस्टिसिस, ऑप्शन बी दामा एवं तापेदिक, ऑप्शन सी सिलोकोसिस और ऑप्शन डी सीडेरेसिस। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, दामा और तापेदिक। 54 नंबर को न्यूमेरिकल है, आप इसे बनाएंगे। 2 प्रतिरोधक है, 2 और 6 श्रृंखला में जोड़ा जाता है और इस संयोजन में 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। तो 6 वाले प्रतिरोध की धारा ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र होता है विभवांतर बाई आर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 1.5 एम्पियर, यानी कि करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित प्रकार के जीवों में से कौन सा एक दलहन फसल के पौधे की जड़ों में निवास कर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? तो ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ और ऑप्शन डी यानी कि विषाणु। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, जीवाणु। राइबोजियम नामक जीवाणु दलहनी फसल की जड़ों में पाया जाता है। यह दलहन फसल की जड़ों को निवास कर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी में और कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी में किया जाता है और विषाणु के अध्ययन वायरोलॉजी में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, डैश कंप्यूटर में मौजूद एक इंटरफेस है जिससे आप किसी भी डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए एनी में, ऑप्शन बी एरे में, ऑप्शन सी पोर्ट में और ऑप्शन डी डोंगल में। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि पोर्ट में। क्वेश्चन नंबर 57,
धान के खेतों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में निकलती है धान के खेत में? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो धान के खेतों में सबसे ज़्यादा मीथेन गैस निकलता है, जिसे मार्स गैस भी कहा जाता है, जिसका सूत्र CH4 होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र CO2 होता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र CO होता है, जो कि मोटर गाड़ी से निकलता है और ये काफ़ी जहरीली होता है। सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 होता है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित विकिरण पर विचार कीजिए। इंफ्रारेड, पाराबैंगनी, गामा किरण और माइक्रोवेव। घटते हुए तरंगदैर्घ्य के आधार पर इनका विन्यास करना है, यानी कि घटते हुए तरंगदैर्घ्य पर इसको सजाना है, इस बात को पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए। पहले होगा आपको 4, उसके बाद 1, उसके बाद 2, लास्ट में होगा 3। क्वेश्चन नंबर 59, कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कैसा रंग प्रदान करता है? ऑप्शन ए नीला, ऑप्शन बी गहरा लाल, ऑप्शन सी गहरा नीला और ऑप्शन डी हरा। तो कोबाल्ट ऑक्साइड को कांच कौन सा रंग प्रदान करता है, इस क्वेश्चन को पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि गहरा नीला प्रदान करता है। कोबाल्ट 60 को कैंसर के उपचार के लिए भी प्रयोग किया जाता है। विटामिन B12 का नाम साइनोकोबालमीन है। क्वेश्चन नंबर 60, ग्लूकोज में एथिल अल्कोहल बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए जाइमेज, ऑप्शन बी ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी गर्म एल्यूमिना और ऑप्शन डी इन्वार्टेज। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि जाइमेज का प्रयोग किया जाता है। ग्लूकोज का सूत्र C6H11O6 होता है। क्वेश्चन नंबर 61, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन ए एंटीमनी, ऑप्शन बी बेरियम, ऑप्शन सी आर्सेनिक और ऑप्शन डी एल्युमिनियम। तो क्रायोलाइट आपको ऑप्शन डी एल्युमिनियम का अयस्क है। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क बक्साइट, एल्युमिनियम नाइट और क्रोमडम तथा क्लोरीन होता है। आर्सेनिक प्रदूषित जल के उपयोग से चर्म रोग, चर्म कैंसर, यकृत, फेफड़े एवं गुर्दे, रक्त का विकार संबंधित बीमारी होता है। क्वेश्चन नंबर 62, सन 1921 में अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए प्राप्त किया गया है? तो विशिष्ट ऊष्मा के सिद्धांत के लिए, सापेक्षता के सिद्धांत के लिए, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की क्वांटम सिद्धांत की व्याख्या करने के लिए और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो उन्हें 1921 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था प्रकाश वैद्युत प्रभाव के क्वांटम के सिद्धांत के लिए। उनका सापेक्षता का सिद्धांत जो दिया था उसका इक्वेशन होता है E = mc²। क्वेश्चन नंबर 63, यदि 2000 कूलम आवेश को V वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने के किया गया कार्य 90 जूल है, तो V का मान ज्ञात करें। तो इसका करेक्ट आंसर आपको 0.005 वोल्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 64, वांडर वाल समीकरण में ए की बीमा क्या होगी? तो ए की बीमा इसको सॉल्व करेंगे, निकालेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि ML5T-2। क्वेश्चन नंबर 65, समान बीमाओं वाला युग्म है, समान बीमाओं वाला युग्म है। ऑप्शन ए स्थितिज ऊर्जा के रेखीय संवेग, ऑप्शन बी कोणीय संवेग और कार्य, ऑप्शन सी कार्य एवं बल आघूर्ण, ऑप्शन डी गतिज ऊर्जा के कोणीय संवेग। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी बल कार्य एवं बल आघूर्ण के समान बीमा होता है। MLT-2 आपको कोणीय बल कार्य का और बल का दोनों का बीमा सूत्र होता है। बल का मात्रक डाइन होता है सीजीएस और कार्य का मात्रक जूल होता है। बल आघूर्ण एक सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 66, CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है? ऑप्शन ए अल्कोहल का, ऑप्शन बी मिथाइल अल्कोहल का, ऑप्शन सी प्रोपिल अल्कोहल का और ऑप्शन डी ब्यूटिल अल्कोहल का। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी मिथाइल अल्कोहल का CH3OH का रासायनिक सूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 67, प्रतिरोध का उदाहरण है।
ऑप्शन ए डेटॉल, ऑप्शन बी मेथिलीन ब्लू, ऑप्शन सी जेंसन वायलेट और ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी यानी कि सभी। प्रतिरोध के उदाहरण है सभी, मेथिलीन ब्लू और डेटॉल और जेंसन वायलेट। क्वेश्चन नंबर 68, आर्गो कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? ओनली विटामिन D2 और विटामिन D3 देकर आपको इसमें कन्फ्यूजन कर दिया है। इसका आंसर क्या होगा? तो आर्गो कैल्सीफेरॉल की बात कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी यानी कि विटामिन D2। विटामिन ए का नाम रेटिनॉल होता है और सबसे ज़्यादा गाजर में पाया जाता है। और विटामिन डी की बात करें तो सबसे ज़्यादा सूरज की रोशनी में पाया जाता है। और विटामिन बी का नाम थायमिन होता है। क्वेश्चन नंबर 69, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हरितहीनता, ऑप्शन बी पौधे के मृदा विहीन संवर्धन, ऑप्शन सी उत्तक क्षयी धब्बे और ऑप्शन डी फाइटोक्रोम। हाइड्रोपोनिक्स क्या है, इस बात को पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी पौधे का मृदा विहीन संवर्धन। क्वेश्चन नंबर 70, द्रवित ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन का मिश्रण कहलाता है। द्रवित ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन का मिश्रण कहलाता है। ऑप्शन ए प्रोड्यूसर गैस, ऑप्शन बी प्राकृतिक गैस, ऑप्शन सी एलपीजी गैस और ऑप्शन डी कोल गैस। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा यानी कि एलपीजी गैस को द्रवित कहा जाता है, जिसमें ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन होता है। और प्राकृतिक गैस मुख्यतः मीथेन होता है। क्वेश्चन नंबर 71, क्लोरोमाइसिटिन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? क्लोरोमाइसिटिन, ऑप्शन ए तापेदी, ऑप्शन बी टाइफाइड, ऑप्शन सी हृदय रोग और ऑप्शन डी डायबिटीज। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा यानी कि टाइफाइड रोग के लिए प्रयोग किया जाता है क्लोरोमाइसिटिन। इंसुलिन की सुई का प्रयोग डायबिटीज रोग के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 72, एक अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर स्थित वस्तु से निर्गत प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद लेंस के उसी तरफ किसी बिंदु की ओर झुकती हुई प्रतीत होती है। ऑप्शन ए वक्रता केंद्र, ऑप्शन बी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित बिंदु, ऑप्शन सी ऑप्टिकल केंद्र और फोकस के बीच स्थित बिंदु और ऑप्शन डी मुख्य फोकस। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा यानी कि मुख्य फोकस की तरफ करता है। अवतल लेंस का किनारा मोटा होता है तथा मध्य में पतला होता है। अवतल दर्पण का प्रयोग स्थित फोकस के ध्रुव के बीच में होती है और प्रतिबिंब स्थिति दर्पण के पीछे होता है। क्वेश्चन नंबर 73, मनुष्य के शरीर के किस भाग में इंसुलिन का स्रवण होता है? ऑप्शन ए अग्नाशय यानी कि पेंक्रियाज, प्लीहा यानी एस्प्लीन, ऑप्शन सी जिगर यानी लीवर और ऑप्शन डी ब्रिक यानी किडनी। तो मनुष्य के इंसुलिन का स्रावण आपको ऑप्शन ए यानी कि अग्नाशय में होता है यानी पेंक्रियाज में। अग्नाशय एक ऐसा भाग है जिसे लंगर से उसकी द्विपाक भी कहलाता है। अग्नाशय अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथि है। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक बढ़ने से मधुमेह रोग होता है। मानव का सबसे बड़ा अंग आपको जिगर यानी कि लीवर है। वृक्क में रक्त का फिल्टरेशन होता है। ब्लड का कब्रग्राफ प्लीहा को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 74, पेलाग्रा नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? पेलाग्रा नामक, ऑप्शन ए विटामिन B1, ऑप्शन बी विटामिन B12, ऑप्शन सी विटामिन B3 और ऑप्शन डी विटामिन B2। तो पेलाग्रा नामक बीमारी आपको ऑप्शन सी यानी कि विटामिन B3 के नामक से होता है। उसका नाम ही B1 के कमी से बेरी रोग होता है। और विटामिन B12 की बात करें तो साइनोकोबालामिन विटामिन B12 का नाम है। और विटामिन B2 शरीर के भार में कमी आती है, साथ में जीभ तथा त्वचा का रुखरापन आ जाता है विटामिन B2 के कमी से। आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन यानी कि 75 नंबर क्वेश्चन, पशुओं का फुट एंड माउथ नामक रोग किसके कारण होता है? पशुओं में फुट एंड माउथ नामक रोग किसके कारण होता है? तो ऑप्शन ए फंगस के, ऑप्शन बी विषाणु के, ऑप्शन सी जीवाणु के और ऑप्शन डी प्रोटोजोआ के। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा यानी कि विषाणु के कारण होता है पशुओं में फुट एंड माउथ रोग। विषाणु जनित रोग, तंबाकू के मैजेक रोग,
टैबेको मैजिक वायरस से, और आलू के मैजिक रोग पोटैटो वायरस से होता है, और फूलगोभी के मैजिक रोग आपको फूलगोभी मैजिक से होता है। जीवाणु जनित रोग में आपको टाइफाइड, तापेदी, प्लेग, हैजा, डिप्थीरिया, टिटनेस, कोढ़, निमोनिया, काली खांसी, सिफिलिस, गोnorrhea आदि ये सब आपको जीवाणु से होते हैं। और विषाणु से होने वाला रोग आपको एड्स, चेचक, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, डेंगू ज्वर, हेपेटाइटिस, रेबीज, खसरा और गलसुआ आदि ये सब आपको विषाणु से होने वाला रोग है। तो इस तरह मैंने जितने भी रोग के चर्चा किया है आप अच्छे से याद कर लेंगे। आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप गलती ना करें। गलती आप कीजिएगा इजी क्वेश्चन तो आप रेस से बाहर हो जाएंगे। तो कभी भी हर संभव प्रयास कीजिए कि हमारी स्कोरिंग काफ़ी अच्छी रहे और एक्यूरेसी भी काफ़ी अच्छा रहे, तभी आपका रिजल्ट होने जा रहा है। तो मैं आशा करता हूं कि मेरा वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगता होगा और आपका तैयारी भी काफ़ी अच्छी होगी। मेरा अनुमान है कि जो भी स्टूडेंट अभी तक इस सीरीज़ को कंटिन्यू फॉलो करते आए होंगे मेरे, तो उनका तैयारी काफ़ी अच्छा हो गया होगा। जीके और जीएस का, मैथ और रीजनिंग की तैयारी वो अपने से करें। जितना मेहनत आप इस पर उतना करते हैं उतना ही मेहनत उस सब्जेक्ट पर भी करेंगे, तभी आपका रिजल्ट होगा। एक सब्जेक्ट से किसी का रिजल्ट नहीं होता है। रिजल्ट होने के लिए हर सब्जेक्ट में आपकी एवरेज तैयारी होनी चाहिए, तभी आपका रिजल्ट होगा। तो जो भी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने ग्रुप में भी वीडियो को डालें कि और भी स्टूडेंट को इससे फ़ायदा मिले। और इसका PDF अगर आप पाना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल जो मिशन जीएस एकेडमी पटना से चलता है उसे आप ज्वाइन कर लें। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए मैं इसी के साथ आज का सेशन के समाप्त करता हूँ। आज प्लेटफॉर्म का बुक का 19 नंबर सेट था, कल इसका 20 नंबर सेट आएगा। तो इस तरह प्लेटफॉर्म बुक खत्म हो जाएगा। उसके बाद स्पार्क में 3 सेट 4 सेट और बचा है, वो भी खत्म होने के बाद आपके एरिया से चलाया जाएगा। तो चलिए मिलेंगे फिर सुबह 8 बजे 40 क्वेश्चन के डिस्कशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।